हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैपेसिटर्स। तो समांतर प्लेट संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने संधारित्र पढ़ा था कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इसमें समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और उसकी धारिता का मान किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए, कल हमने संधारित्र और संधारित्र के सिद्धांत में पढ़ा था कि संधारित्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पर हमारे समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, इसमें दो समान क्षेत्रफल की समान आकार की समांतर प्लेटें होती है। कैसी प्लेटें ली जाती है? समांतर चालक प्लेटें ली जाती है। तो मैं यहाँ पे पहले चित्र बना दूँ, चित्र से आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र किस तरीके का होता है। तो इसमें दो प्लेटें होती है। संधारित्र में हम जानते हैं कि दो प्लेटें होती हैं। तो एक प्लेट ये P1, दूसरी प्लेट ये माना आपकी क्या है, P2 है। तो होता क्या है आपका इसमें साथ ही साथ में मैं सिद्धांत जो होता है समांतर प्लेट संधारित्र का उसी को भी बताता जाता हूँ कि सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, आवेशित प्लेट P1 प्लेट को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। P1 प्लेट को आवेशित करते हैं तो ये प्लेट हमारी क्या है, आवेशित है। आवेशित है तो इस आवेशित प्लेट के समीप दूसरी इसी आकार की हम क्या लाते हैं, दूसरी प्लेट लाते हैं। दूसरी प्लेट लाते हैं तो उस पर प्रेरण के कारण क्या हो जाता है, विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है अंदर वाली सतह पर। तो अंदर वाली सतह पर तो क्या आ जाता है, विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है। इसके बाहर वाली सतह पर इसको संतुलित करने के लिए इस प्लेट के विपरीत आवेश प्रेरित होता है, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। अब इस आवेश को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लेट को ग्राउंडेड कर देते हैं, यानी कि भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे ये हमारा जो आवेश है यानी कि जो धन आवेश है वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है और ये आवेश इस तरीके से क्या होता है, इसमें से हट जाता है। तो इस तरह से देखा हमने कि जो हमारा संधारित्र है वो इस सिद्धांत में कार्य करता है और इस प्रकार से हमारी प्लेट P1 का जितना विभव था पहले, उससे विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और विभव का मान कम हो जाता है तो धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात करते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र की। तो समांतर प्लेट संधारित्र में दो चालक प्लेट P1 और P2 होती है। दोनों समान आकार व समान क्षेत्रफल की होती है, यानी कि इसका क्षेत्रफल A है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, A होगा। दोनों पर आवेश का जो परिमाण है वो बराबर होता है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है, यानी कि इस पर Q आवेश है तो इस पर कितना आवेश होगा, माइनस आवेश होगा, लेकिन दोनों पर होगा कितना, Q आवेश होगा। परिमाण में क्या होगा, समान होगा। दूसरा, अब इस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से होगा, यानी कि हम जानते हैं कि आवेशित चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर के वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण ये ऋणावेशित प्लेट है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा। तो ये आपके इस तरीके से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। समांतर प्लेट संधारित्र में ये इस तरह से आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, इस तरह से एक दूसरे के समांतर होंगी। लेकिन किनारों पर ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो इस तरीके से क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। किनारों पर ये विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, फ्रेंजिंग प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस प्रभाव को, किनारों से समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत बल रेखाओं के किनारों से मुड़ने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेंजिंग प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं हम, फ्रेंजिंग प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। किनारों से विद्युत बल रेखाओं के मुड़ने की जो घटना होती है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट या फ्रिंजिंग प्रभाव कहते हैं।
अब इसका जो आवेश Q है, क्षेत्रफल समान है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, दोनों का आवेश समान है, तो दोनों का फिर जो आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, वो भी क्या होगा, समान होगा। लेकिन ये आपके धनात्मक होगा, ये आपके कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान, सिग्मा का मान पॉजिटिव होगा, इस पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन दोनों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो कैसा होगा, समान होगा। अब यहां पर हम कोई बिंदु ले, इसमें बिंदु P, तो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, E होगी। और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो मान होगा वो क्या होगा आपका, टोटल दोनों प्लेटों के कारण, यानी कि यहाँ पर इस वाले गैप में, यानी कि ये दोनों प्लेटें माना कितनी दूरी पर रखी हुई हैं, स्मॉल d दूरी पर रखी हुई है। कितनी दूरी पर है, स्मॉल d दूरी पर है। तो इस d दूरी वाले एरिया में कहीं भी आपके जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट कैसे होगी, क्योंकि इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएगी, टोटल सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान होता है E, और बाहर पर कहीं भी यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर के कितना होता है आपके 0 होता है। समांतर प्लेट संधारित्र, जो समांतर प्लेट संधारित्र है उनकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना होता है आपका, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट के कारण और सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट के कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेशित इस प्रकार की हमने प्लेट ली थी और इस प्लेट के कारण हमने r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, ये r दूरी पर स्थित बिंदु P है, तो गाउस के नियम से यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना ज्ञात किया था, सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट किया था, सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट ज्ञात किया था। तो ऐसे ही यहाँ पर ये चालक प्लेटें है और इस चालक प्लेट के कारण, दोनों के कारण सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर की कितनी होती है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होती है। तो देखिए अब समांतर प्लेट संधारित्र को परिभाषित भी करना है, साथ में हमें इसका डेरिवेशन भी निकालना है, यानी कि यहाँ पर C का मान भी ज्ञात कैलकुलेट करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान भी हम ज्ञात करेंगे। तो अब चित्र से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर समान आकार एवं समान क्षेत्रफल की चालक प्लेटें होती हैं, जिन पर आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत होता है एवं दोनों प्लेटें परस्पर d दूरी पर व्यवस्थित होती है। जो दूसरी प्लेट होती है वो आपकी क्या होती है, ग्राउंडेड होती है, भू संपर्कित होती है, जिससे ये जो धन आवेश है वो चला जाता है। बाद में हम इस ग्राउंडेड पोजीशन को भले से हटा सकते हैं, क्योंकि एक बार आवेश चला जाएगा अंदर तो फिर उसके बाद में हम इस ग्राउंडेड पोजीशन को भले ही हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। मैं एक बात आपको ये भी बता दूं, कल वाली जो वीडियो है उसमें बताना ध्यान भूल गया था कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसका जो नोटिफिकेशन होता है, यानी कि संधारित्र का, वो ये होता है, यानी कि कोई नियत धारिता का संधारित्र है, नियत धारिता का संधारित्र है, तो उसे हम परिपथ में इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, यानी कि चित्र में जो परिपथ होगा उसमें इस चित्र के द्वारा व्यक्त करेंगे। और परिवर्तीशीलता, यानी कि यदि मान के चलो कोई ऐसा संधारित्र है जिसकी धारिता कैसी होती है, परिवर्ती है, तो परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र को, परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र को इस चिन्ह से परिपथ में हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, यानी कि दर्शाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि कल हम सेल को किस संकेत से व्यक्त करते हैं, ये सेल का संकेत होता है। ऐसे ही नियत धारिता के संधारित्र का संकेत ये होता है और परिवर्ती धारिता के संधारित्र का संकेत ये होता है। तो इसमें लेते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र में, तो समांतर प्लेट संधारित्र में हमें ये लिखना है आपको चित्र में, या ऐसे लिखते हैं हम, एक समांतर प्लेट संधारित्र में, एक समांतर प्लेट संधारित्र में दो
दो समान क्षेत्रफल, दो समान क्षेत्रफल व समान आकार, व समान आकार की चालक प्लेटें जिन पर आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत होता है, परस्पर अल्प दूरी स्मॉल डी पर व्यवस्थित होती है। एक समांतर प्लेट संधारित्र में दो समान क्षेत्रफल समान आकार की चालक प्लेटें जिन पर आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत होता है, परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होती है। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र इस तरीके का होता है, यानी कि उसकी बनावट को ही हम उसकी क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं। क्योंकि संधारित्र की कल हमने कॉमन परिभाषा पढ़ ली थी। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना विभव को कम करके उसकी धारिता का मान बढ़ाया जाता है। तो यहाँ हम केवल आकृति चेंज कर रहे हैं, तो वही युक्ति हमारी संधारित्र ही है। लेकिन ऐसा कह सकते हैं, ऐसी युक्ति जिसमें जो प्लेट है उनकी जो परस्पर क्या होती है, समांतर व्यवस्थित होती हैं और जिनमें उनके आकार में परिवर्तन किए बिना विभव को कम करके धारिता को मान बढ़ाया जा सकता है, क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कह सकते हैं। लेकिन इतनी अंदर जाने की हमें कहीं जरूरत ही नहीं है। हमको सीधी सी जो चित्र बनता है समांतर प्लेट संधारित्र का परिभाषा यदि पूछे, मान के चलो समांतर प्लेट संधारित्र की, तो आपको एक चित्र बनाना है और चित्र बना के ये लिखना है आपको कि एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समान क्षेत्रफल व समान आकार की चालक प्लेटें जिन पर आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत होता है, परस्पर अल्प दूरी डी पर एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होती है। समान क्षेत्रफल है दोनों का, कितना, स्मॉल है। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है? हमें इसकी धारिता का मान निकालना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा? क्वेश्चन आपके 3 नंबर का पूछ लिया जाता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो इंपॉर्टेंट है, और आगे भी जो हम डेरिवेशन पढ़ेंगे वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि आपको आती है, निकालना आता है, तो उसकी सहायता से आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो आगे नेक्स्ट हेडिंग है मेरा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। चित्र हमारा यही रहेगा, चित्र हमारा यही रहेगा। एक छोटी सी परिभाषा ये भी ध्यान रखनी है आपको, जैसे पूछ लिया जाए कि फ्रेंजिंग प्रभाव किसे कहते हैं। फ्रेंजिंग प्रभाव किसे कहते हैं? तो फ्रेंजिंग प्रभाव किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र के किनारों से विद्युत बल रेखाओं के मुड़ने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? फ्रेंजिंग प्रभाव कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यानी कि कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता करने के लिए हम यही चित्र बनाएंगे और इस चित्र में लिखेंगे कि चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र है। चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल स्मॉल a तथा
उनके मध्य की दूरी या उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र दर्शाया गया है जिनके प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, दोनों का समान है, स्मॉल ए है, और उनके बीच की दूरी क्या है, ये स्मॉल डी है। तो उनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश स्मॉल क्यू है तथा उनका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। यानी कि प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश है उसका मान क्या है, क्यू है। तो यहां जब हम ऐसे पूछ लेते हैं कि संधारित्र पर आवेश का मान कितना है, तो किसी एक प्लेट के आवेश का मान बताते हैं। क्या कहते हैं, उसकी परिमाण नहीं बताते, केवल क्या बनाते, आंशिक मान बताते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र पर आवेश कितना है, तो क्यू है। ऐसे नहीं कि क्यू इस पर है माइनस क्यू इस पर है। अगर हम आवेश देखें इसका और इसका जोड़े तो भाई आवेश का मान कितना होगा, क्यू माइनस क्यू बराबर की कितना होगा, 0 होगा। लेकिन हमें जब समांतर प्लेट संधारित्र पर आवेश से मतलब है किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण। तो समांतर प्लेट संधारित्र पर कितना आवेश कितना है, क्यू है, तथा उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। इसका भी सिग्मा है और इसका कितना माइनस सिग्मा है, क्योंकि माइनस आवेश है। लेकिन हम यहाँ कॉमन रूप में क्या लगते हैं, सिग्मा है। समांतर प्लेट संधारित्र तथा उनका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। प्लेटों के मध्य स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह ऐसे लिखता हूं मैं, तब प्लेटों के मध्य स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ हम कहीं भी कोई भी पॉइंट ले, मान के चलो इस बिंदु को बी मान ले, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान कितना होगा, ई का मान होगा आपका यहाँ पर ई बराबर के सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लेट के कारण, पहली के कारण, P1 के कारण, प्लस के सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट इस दूसरी प्लेट P2 के कारण। तो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आपकी ई बराबर के सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। आगे हम लिखते हैं, यदि हमने पृष्ठ आवेश घनत्व कितना माना है, सिग्मा माना है, क्योंकि यहां लिखेंगे मैं, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर के क्या होता है, आवेश बटे के क्षेत्रफल। अब आवेश कितना है प्लेट पर आपका, क्यू है, और क्षेत्रफल कितना है पृष्ठ का, ए। तो सिग्मा बराबर के क्या हो गया आपका, क्यू अपॉन के ए। ये मान समीकरण नंबर 2 मान ले हम। समीकरण 2 से ये मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, या पहले बाद में रख लेंगे। पहले हम क्या मान ज्ञात कर ले, विभव का मान कैलकुलेट कर ले। तो आगे अतः संधारित्र कौन सा है, समांतर प्लेट। अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर बी, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर बी का मान कितना होगा। ई हमें पता है, ई हमने ज्ञात कर लिया, अब बी ज्ञात करना है। तो बी का मान कितना होगा आपके, देखिए हम रिलेशन पढ़ चुके हैं। देखिए यदि मान के चलो कोई बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है ई बराबर के क्यू अपॉन के स्मॉल आर स्क्वायर, और बिंदु आवेश के कारण विभव बी बराबर के होता है के क्यू अपॉन के आर, के क्यू अपॉन के आर। अब मैं क्या करता हूं, भाग दे देता हूं
यानी कि ई में बी का भाग दे देता हूं तो ई बटे के बी बराबर के आएगा आपके के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन के आर। तो के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा और बटे के बटे कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो ये आएगा आपका ई बराबर के, देखिए आर ऊपर चला गया, ई बटे के बी है, तो ई बटे के बी बराबर के आर, तो ये ऊपर चला गया और यहाँ से ये आर स्क्वायर क्या आ गया, नीचे आ गया, तो ये आ गया 1 अपॉन के आर। यानी कि ई अपॉन के बी बराबर के क्या होता है आपका 1 अपॉन के आर होता है, दूरी होती है। अब यहाँ पर आर कितना है आपका, यानी कि दोनों जो विभवांतर है वो जो दूरी है स्मॉल आर, वो दूरी स्मॉल आर कितनी है, डी है। किसके रूप में है, डी के रूप में है। तो यहाँ से बी बराबर के क्या आ जाएगा आपका ई अपॉन के डी आएगा। कितना आएगा, ई अपॉन के डी आएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि ई बराबर के क्या होता है, ई बराबर के होता है आपके बी अपॉन के आर, इसलिए बी बराबर के होगा आपके ई इंटू के डी। यहां आर की जगह हम क्या लेंगे, डी लेंगे, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। तो b बराबर क्या आ गया, ई इंटू के डी। या वैसे भी देखें हम, यदि क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में हमने संबंध पढ़ा था, ई बराबर के क्या होता है आपका माइनस के डी बी अपॉन के डी आर। माइनस के क्या होता है, डी बी अपॉन के डी आर। यदि परिमाण रूप में ले, हम माइनस को हटा दें, यानी कि प्रवणता को नहीं ले, तो यहाँ से ई डी आर बराबर के क्या आएगा, डी बी आएगा, और समाकलन करेंगे तो ये आएगा ई और इसका मान आर बराबर के बी, यानी कि ई आर बराबर के बी। तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में ये रिलेशन हमको यहाँ पर क्या लेना है, काम में लेना है। अब ई का मान मैं कहाँ से लगता हूँ, समीकरण नंबर 1 से रखता हूँ। समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रखूंगा तो ये आएगा बी बराबर के, ई का मान कितना है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू के डी। अब आगे क्या करना है, सिग्मा की वैल्यू रखनी है। समीकरण नंबर 1 से तो ई की वैल्यू रख दी, या ये होगा बी बराबर के सिग्मा, सिग्मा का मान क्या रखना है, क्यू अपॉन के ए रखना है। तो यहाँ पे सिग्मा का मान क्यू अपॉन के ए रखा तो ए नीचे आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के डी हो गया। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, ये समीकरण नंबर हो गया ये हमारा 3। यहाँ मैंने सिग्मा का मान कहाँ से रखा है, समीकरण 2 से सिग्मा का मान रखने पर। समीकरण 1 से तो ई का मान रखा पहले, फिर समीकरण 2 से क्या रखा, सिग्मा की वैल्यू रखी। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर की, फॉर्मूला तो वही होता है हमारा, कौन सा चलता है, मूल जो फॉर्मूला है धारिता का, जो मूल सूत्र है वो होता है धारिता बराबर के आवेश बटे के विभव या विभवांतर। तो यहाँ पर बी क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर है, ये जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमनली रूप में विभव कहते हैं। तो सी बराबर के क्यू अपॉन के बी आ गया। अब आगे मैं चित्र को तो अब मिटा, या आगे इसी में लिख लेते हैं, क्यू अपॉन के बी का मान कहाँ से रख रहा हूँ, समीकरण नंबर 3 से रख रहा हूँ, और बी का मान समीकरण नंबर 3 से क्या आएगा, क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। अब बटे के बटे फिर वही कहाँ पर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो अब मैं चित्र को यहाँ से फिनिश कर रहा हूँ। अब ये बटे के बटे ऊपर चले गए और क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आया आपका सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी। क्या गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को व्यक्त करता है, जहां ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है,
और डी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि C समानुपाती A तथा C समानुपाती 1/d, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। दूरी बढ़ाने पर धारिता का मान क्या होगा, घटेगा। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके बीच की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए धारिता बढ़ाने के लिए, और क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा आता है C बराबर के A/0/d समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर समीकरण 4 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को व्यक्त करता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को व्यक्त करता है। और ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कब होता है, जब दोनों प्लेटों के मध्य में क्या है, निर्वात है, यानी कि हवा है, क्योंकि ε0 उसी को व्यक्त करती है। अगर मान के चलो समांतर प्लेट संधारित्र की ये जो दोनों प्लेटें हैं, पहली और दूसरी, इनके मध्य हवा के स्थान पर कोई मान के चलो अन्य माध्यम हो, εr परावैद्युतांक का माध्यम हो, या ये कहे हम एप्सिलॉन निरपेक्ष परावैद्युतांक या निरपेक्ष वैद्युतशीलता का कोई माध्यम हो, तो फिर इसकी धारिता का मान हम जानते हैं εr गुना बढ़ जाएगा। और εr गुना क्यों बढ़ जाएगा, तो ये देखते हैं हम आगे। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात के स्थान पर εr परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा हो, या माध्यम हो, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर के होती है आपकी A/के स्मॉल d। एप्सिलॉन यहाँ पर उस माध्यम की क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। मैंने बताया था आपको कि εr बराबर क्या होता है, ε/ε0, यानी कि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। देखिए, निर्वात की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है वो तो होती है 8.854 × 10⁻⁻12। ये तो क्या होती है, निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, या निरपेक्ष परावैद्युतांक होता है। लेकिन हम जनरली इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। लेकिन यदि मान के चलो सापेक्षी की बात करें, सापेक्ष विद्युतशीलता, या उसको हम कहें आपेक्षिक विद्युतशीलता, या कहें हम उसको परावैद्युतांक, तो उसका मान होता है εr बराबर के 1। क्यों होगा, ε0 का ε0 के सापेक्ष जो परावैद्युतांक होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन की जगह अब हमको क्या रखना है, एप्सिलॉन की जगह ये रखना है दोनों बस εr × के ε0। तो ये आएगा C बराबर के A एप्सिलॉन की जगह ε0 εr के d। तो यहाँ हम देख सकते हैं यदि माध्यम की जो धारिता है, यदि समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच में माध्यम हो और उस धारिता को हम Cm से व्यक्त करें, तो Cm बराबर क्या होगा, A/ε0 εr के स्मॉल d। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके मध्य में कोई माध्यम रखने पर, निर्वात के स्थान पर अन्य कोई माध्यम हो, तो उसकी धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ जाएगा, εr गुना हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र एवं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जिसका मान आता है C बराबर के A/0 के स्मॉल
डी, जहाँ पर ए आपका क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल है, और डी दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है, और एप्सिलॉन नॉट जो है आप इसका मान पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, बार बार मैं बता दूं, और अभी मैंने आपको बताया भी था। निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है, जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि इस वीडियो में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।